आज हम करने जा रहे हैं आपके गुजराती टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 8, सूरज तो बधेज सरखो। अब ये जो टाइटल है ये एक्चुअली हमें साफ साफ बताया जा रहा है कि आप पृथ्वी पे यानी अर्थ पे कहीं भी चले जाओ, सूरज तो हर जगह से कैसा दिखता है, सेम ही दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो स्पेसिफिकली सूरज को देखने के लिए अलग अलग जगह में जाते हैं और फिर जिस काम के लिए गए होते हैं, अगर आप सूरज की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने जा रहे हो तो उसी के बारे में बात करो। उन मेन टॉपिक्स से हट करके वो वहाँ पे उल्टे पुल्टे चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, खाने पीने के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में भी हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देख लेते हैं इसके राइटर कौन है। राइटर का नाम है विनोद भट्ट, जिनका जन्म 14/1/1938 में हुआ था। विनोद जशवंत लाल भट्ट अहमदाबाद के रहने वाले थे। मधुर व्यंग उनके द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर लेखन है। उन्होंने कॉमिक साहित्य में बहुत तरीके का योगदान दिया है। इदम तृतीयम, विनोदनी नजरे, आंख आड़ा कान, हास्योपचार, भूल चूक, लेवी देवी विनोद भट्ट के द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र हैं। इसमें आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ह्यूमर्स नज़र आएंगे, हंसी ऐसी उत्पन्न होगी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने नर्मद मुंशी, ज्योतिन्द्र दवे, चार्ली चैपलिन, बोनार्ड शो, एंटनी चेखव के जो कैरेक्टराइजेशन होते हैं, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है, वो भी इन्होंने लिखा है। उनको रंजित राम स्वर्ण चंद्रक भी मिले हैं, अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें हास्य लेखन में, जो लिटरेचर में कॉमिक एरिया होती है, उस पर उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा योगदान दिया था। उनको गुजरात साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक विचित्रताओं से भरी हुई लोगों की जो हैबिट्स होती हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम जब घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, उन जगहों पे जहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट मिले, जो जगह उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ों के लिए फेमस होती है, उसके लिए हम ज़्यादातर चीज़ों को देखने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ जाने के बाद खाने पीने पे आ जाते हैं, ना कि जिस जगह पर घूमने आए उसकी खूबसूरती को अपनाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कि क्या है ये चैप्टर बेसिकली। आ वखते रजाओમાં કઈ તરફ પડવો વિચારો છો બાપુ? હજી કંઈ નક્કી કર્યું નથી. છોકરા આગ્રા જવાનું કહે છે. તાજમહેલ જોવાની એમની બહુ ઈચ્છા છે. વાહ, સરસ, ટેસ્ટી. તાજમહેલ અને ટેસ્ટી? એમ નહીં, ત્યાં તાજમહેલની ઉત્તરે ખાડામાં એક દાળવડાવાળો ઊભો રહે છે. સાલો શું બ્યુટીફુલ દાળવડા બનાવે છે. સુપર્બ. અમે તો જ્યારે જ્યારે આગ્રા જઈએ છીએ ત્યારે તો હું ત્યાંની જ ताजनी बाहरनी बेसीने दाढ़वड़ा खाई लऊँ छूँ। अब एक आदमी को पूछा कि भाई इस बार छुट्टियों में बापू कहाँ जाना चाहते हो? तो बोलते हैं हमने कुछ फिक्स नहीं किया है, पर बच्चे जो हैं वो आगरा जाने की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ताजमहल देखना है। तो बंदा बोल पड़ता है वाह टेस्टी। अब कोई आपको बोले कि आगरा का ताजमहल टेस्टी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कहता है अरे मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ताजमहल के उत्तर की तरफ में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर एक दाल वड़ा वाला आदमी बैठता है। उसके जो दाल वड़े हैं वो इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि बात मत पूछो, कितना ब्यूटीफुल टेस्टी वो दाल वड़ा बनाता है। सुपर्ब। हम जब आगरा घूमने जाते हैं तो हम वहाँ जा कर के ताजमहल के बाहर बैठ कर के उस आदमी से दाल वड़ा लेकर के तो खाते ही हैं। बाकी ताजमहल अद्भुत છે નહીં, સાચું પૂછો તો બોસ મેં અંદર જઈને તાજમહેલ જોયો જ નથી. ગજબ કહેવાય સર્વજ્ઞ ભાઈ. એમાં ગજબ શું છે યાર? એક માણસ 14મી ડિલિવરીની મરી ગયેલી પોતાની બૈરી પાછળ આ રીતે પૈસા બરબાદ કરે છે, એ જ વાત આપણને પસંદ નથી. બીજો કોઈ સમજુ માણસ હોય તો બૈરી પાછળ આખું આગ્રા શહેર જમાડે કે પછી તેની યાદમાં તાજમહેલ જેવી કોઈ મોટી હોટેલ બાંધે. લાખો રૂપિયા ખર્ચીને તેણે બાંધી તો એક કબર જ નહીં. तब एक आदमी ने पूछ लिया जिससे उनकी बातचीत हो रही थी कि अच्छा एक बात बताओ, ताजमहल देखने में कैसा है? बहुत अद्भुत होगा ना? तो सर्वज्ञ भाई कहते हैं नहीं, मैं तो ताजमहल के अंदर गया ही नहीं। तो कहता है अजीब बात कर रहे हो सर्वज्ञ भाई। अरे इसमें अजीब जैसा क्या है? एक आदमी अपनी बीवी की जो 14th डिलीवरी होने वाली है, उसके मरने के बाद उसने उसके लिए कब्र बनाई। तो उसमें ऐसा आश्चर्यजनक देखने वाली क्या बात है? कोई समझदार इंसान होता तो वो क्या करता? अपनी औरत के मरने के बाद आगरा शहर में सभी लोगों को खाना खिलाता फ्री में उसकी याद में, ना कि ये ऐसे कब्र बनवाता। और अगर करता भी तो मेरे जैसा इंसान होता तो वो क्या करता? अपनी बीवी की याद में एक बड़ी सी ताजमहल होटल बनाता, ताज होटल बनाता, ना कि ये लाखों पैसा बर्बाद करके एक छोटी सी कब्र बनवा करके ख़त्म करता। सर्वज्ञ भाई मारा माथेरान जवा जेवू खरू? દાદાગીરી બોસ, માથેરાન એટલે માથેરાન, આપણે પુરોહિતવાડાની જ ત્યાં એક હોટલ છે, એ હોટલ દાળ ભાત આંગળા करड़ा करिए, फैंटास्टिक। अब सर्वज्ञ भाई को किसी ने, उसी आदमी ने कम्युनिकेट करते हुए, दो लोगों के बीच का ये कन्वर्सेशन है, तो उसे पूछा कि माथेरान जाने जैसा है? तो बोलता है दादागिरी बॉस जाने जैसा है, माथेरान तो माथेरान है। मेरे बहुत पुराने एक बाबा जी हैं,
पुरोहित मीन्स जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी वहाँ एक होटल है। उस होटल के जो दाल भात हैं इतने टेस्टी हैं कि आप अपनी उंगली भी खा जाओ, फैंटास्टिक टेस्ट है। ત્યાં જોવા જેવી कोई खास बात? सामने वाले ने पूछा कि कोई देखने जैसी इच्छा? तो बोलता है हाँ ना, वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, इको पॉइंट है, पैनोरमा पॉइंट है। पैनोरमा पॉइंट पर एक नरल वाला बैठता है। हम जब जब वहाँ पैनोरमा पॉइंट पर जाते हैं उस नरल वाले से पानी पक्का पीते हैं, नरल लेकर के, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा उसके नारियल में पानी होता है कि आप मज़ा आ जाए। पैनोरमा पॉइंट जाओ तो पक्का उस आदमी से नारियल लेकर के उसका पानी ज़रूर पूछना। तो वो बोलता है कि माथेरान जाने के लिए सिर्फ यही सब, माथेरान आप जब जो जाते हो तो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाते हो? तो कहता है हाँ, अगर आपको ना हो तो आप जा कर के देखना, वहाँ जा कर के और कुछ नहीं, पर हम तो सिर्फ उस आदमी से नारियल पानी पीना पसंद करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि दार्जिलिंग इस सीज़न में काफ़ी महंगा पड़ेगा ना? बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा, हम तो वहाँ पे अक्सर जाया करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक आराम से वहाँ पे बैठ कर के मस्त, वहीं पास में एक चाट सेंटर है, उसके पास जा कर के दही वड़ा खाते हैं। दही वड़ा खाने के बाद क्या मज़ा आती है। वो जो आदमी है, पट्ठा है, वो क्या दही वड़ा बनाता है, बस हम खाते ही रहें। यानी वो दार्जिलिंग में जा कर के ये नहीं पूछ रहा कि भाई तू कहाँ कहाँ घूम सकता है, वो ये बताता है अरे बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा, किसी भी सीज़न में जाओ आपको बढ़िया खाना मिलेगा। खाना एक ही टाइम खाना, लेकिन शाम को नाश्ता तो पक्का ले लेना। वहाँ दिल्ली चाट सेंटर है, उसका जो दाल वड़ा बनाता है, वो बंदा दही वड़ा बनाता है, सॉरी, वो इतना टेस्टी बनाता है कि बस आप खाते ही रहो। કહે છે કે ત્યાંના ખડખડા વહેતા ઝરણામાં પગ બોળીને બેસી રહેવાની મજા આવે છે, એ એક લહાવો છે। तब सामने वाले ने पूछा कि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो पानी बह रहा होता है उसमें अगर पैर डुबो के बैठो तो बड़ा आनंद मिलता है, क्या ये बात सही है सर्वज्ञ भाई? अरे साव हंबग यार, एक बार पेला उल्लूना पट्ठा जगदीशिया સાથે ઝરણામાં પગ બેસીને બોડીને બેસા રહે, એમાં તો સાલી હોટલ બંધ થઈ ગઈ ને ફ્રૂટની દાળ ઢોકળી ગુમાવવી પડી। ત્યારથી પ્રતિજ્ઞા કરી નાખી છે કે ખાધા વગર હોટલની બહાર પગ ના મૂકવું। અને હવે તો આતંકવાદીઓના કારણે સાલી કશ્મીરાએમાં ગરમી પડે છે। उस आदमी ने बोला कि जब एक वहाँ जो पानी है उस पानी में पैर डुबा के बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो वो कहता है अरे बिल्कुल बेकार है। एक उल्लू के पट्टे ने, जगदीशा मेरे साथ गया था, उसके साथ में उस झरने में पैर डुबा के बैठ गया, उतने में तो लेट हो गई और होटल बंद हो गई। हमें जो फ्री में ढाल ढोकड़ी मिलने वाली थी वो भी वहाँ पे मिली नहीं। तब से तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि होटल के बाहर कभी भी खाना खाए बिना बाहर नहीं आना चाहिए। और अब तो कश्मीर में भी इतनी गर्मी हो गई है कि बाहर निकलने जैसा नहीं है। तो महाबलेश्वर कैसा रहेगा, उसने सामने पूछा। तो सर्वज्ञ भाई कहते हैं अरे डोंट मिस इट बाबा, પણ મહાબળેશ્વર જવું હોય તો કોઈ ટ્રાવેલ ટૂરમાં જ જવું, સાલી પાછી કોઈ ઝંઝટ જ નહીં। 2 ટાઈમ ખાવાનું, 3 ટાઈમ ચા નાસ્તો પ્રહલાદ ટ્રાવેલ્સવાળો આપે છે। તમે કહો એ નાસ્તો આપે, બટાટા પૌવા, સેવ ખમણી, બ્રેડ ભજીયા, જે માંગો એ नाश्तो तैयार। तो सामने वाले ने पूछा कि महाबलेश्वर जा सकते हैं? अरे उसको तो बिल्कुल मिस मत करना बाबा। महाबलेश्वर जाना हो तो एक ही चीज़ है, एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने खुद का एक ट्रैवल टूर में जाना, किसी तरीके की झंझट ही नहीं रहेगी। 2 टाइम को वो आपको खाना देंगे, चाय नाश्ता देंगे 3 टाइम पे, और जो नाश्ता आपको चाहिए वो बना करके देगा। यानी ये बंदा महाबलेश्वर की जो व्याख्या है किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बंदा तो खाने पीने से ही ऊंचा नहीं आ रहा। कौन? सर्वज्ञ भाई। आगे क्या होता है? વહેલી સવારે 3:45 વાગે મહાબળેશ્વરમાં સૂર્યોદય ગાંડા કરી મૂકે એવો હોય એ વાત ખરી? એવા પણ એવા ગાંડપણમાં પડવું મારા ભાઈ, સૂરજ તો નવરો છે, એ તો વહેલી ઉગી જાય છે, અને મોટો થઈને આપણને શા માટે ઉઘરાગવું વેઠવું? સૂરજ તો બધે જ સરખો, માટે એવી કોઈ બાબાલમાં પડવું નહીં। પણ વેકેશનમાં મહાબળેશ્વરમાં હાડ મારી બહુ પડશે, એના કરતાં સસ્તું ભાડું ને સિદ્ધપુરની જાત્રા જવું, જોવું કરવું હોય તો આબુ ઉપડી જાઓ। કહેતા હો તો રમેશ દાણી પાસે ચિઠ્ઠી લખાવી દઉં, એક બ્લોક કાઢી આપશે। રાંધવાના વાસણો પર મળે, એકવાર રાંધવું ને 2 વખત ખાવાનું, બીજી કોઈ ઝંઝટ જ નહીં। ખાઈને સાંજ સુધી ધોર્યા કરવાનું, સાંજે નખી લેક પર ચાકર લગાવવાનું। નખી લેકના ત્રાસમાં એક રબડીવાળો બેસે છે, ત્યાં તેની 250-300 ગ્રામ રબડી લઈને ઝાપટી જવાની। પણ આબુમાં સાલી એક તકલીફ હોવાની, તમને અડધી અમદાવાદ ત્યાં જોવા મળશે। અમદાવાદમાં જે લોકોને ટાળવા આપણે પોળની ગલીમાં છુપાઈ જવા મથીએ છીએ એ બધા ત્યાં સામે ભટકાવાના। ત્યાંના પાછા રસ્તા થોડા પહોળા એટલે ભાગ્યને ક્યાં ભગાય। એ વખતે સાલું એમ થાય કે આટલા પૈસા ખર્ચીને આબુ આવ્યા એ કરતાં અમદાવાદમાં જ રહેતા હોત તો વધુ સારો થાત। सामने वाले ने बोला कि मैंने सुना है महाबलेश्वर में
जो सुबह सुबह का सनराइज़ है वो बहुत अच्छा है, हमें पागल कर दे। तो कहता है अरे किसी के पागलपंती वाले बात में मत आना भाई, सूरज तो पागल है, वो तो फ्री है, कभी भी उठ जाता है, उससे हमें क्या लेना देना, हम क्यों उसकी वजह से अपनी नींद बर्बाद करें। कहीं भी जाओ सूरज तो एक जैसा ही नज़र आने वाला है, ऐसे बवाल में आप पढ़ना ही नहीं। हाँ लेकिन वैकेशन में महाबलेश्वर जाओगे तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है, इसीलिए इससे अच्छा सस्ता भाड़ू करके आप सिद्धपुर की जो यात्रा है वहाँ पे निकल जाना, या फिर आप आबू चले जाना। आप बोलो तो रमेश दानी के पास से चिट्ठी लिखवा दूँ, वो एक आपको ब्लॉक अलग से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके देगा, बर्तन देगा, सब कुछ देगा, एक टाइम बनाने का, 2 टाइम खाने का, किसी तरीके की झंझट ही नहीं रहेगी, शाम तक घूमते रहने का। हाँ शाम को नक्की लेक पर जब आप जाओगे ना तो वहाँ चक्कर लगाते लगाते कोने में एक रबड़ी वाला बैठता है, उसके पास 250-300 ग्राम रबड़ी लेके मस्त चटाकेदार उसको चबा जाने का, खा जाने का, बस बीजी तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बस एक तकलीफ आबू में जो है वो ये है कि आप जब जब वहाँ घूमने जाओगे आधा अहमदाबाद तो आपको आबू में ही नज़र आएगा। एक तो वहाँ पे इतनी चौड़ी गली हैं कि भाग के भागोगे भी तो कहाँ। तब उस टाइम ऐसा होता है कि इतना पैसा खर्च करके आबू आए, इससे चाहते अहमदाबाद में ही रहते तो हमारा दोनों काम हो जाता। ऐसे लोगों से हमारा सामना नहीं होता। आइडिया खोटो નથી થાય છે કે આ વખતે ક્યાં જવું નહીં। સાંજ 6 વાગે ધાબા પર પાણી છાંટીને ઠંડકમાં પથારી કરી લેટી જવું। અમદાવાદમાં સાંજ આમે ઠંડકવાળી હોય છે। વાહ એ તો ઉત્તમ। ધાબામાં બેસીને પટેલના આઈસ્ક્રીમ ખાતા ખાતા ગપ્પા મારવાની જે મજા છે તે સાલી બીજે ક્યાંય નથી। એટલે તો કહું છું પૃથ્વીનો છેડો ઘર। એટલે બાપू આપણી તો એ જ સલાહ છે કે સમજી ગયો ने। अभी होता यूँ है कि वो सामने वाले ने हर चीज़ के बारे में पूछा, हर पर्टिकुलर विजिटिंग प्लेस जो थे, टूरिस्ट प्लेस जो थे उसके बारे में डिटेल में पूछा, तो इस आदमी ने उस पर्टिकुलर विजिटिंग प्लेस की डिटेल के बारे में बताने के बजाय वो वहाँ पर क्या क्या खाने की स्पेशलिटी है और हम जब जाते हैं तो हम क्या क्या खाते हैं उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो लास्ट में ये बंदा बोलता है आइडिया ये भी ख़राब नहीं है, शाम हो जाए छत पे चले जाओ, पानी छांट लो और आराम से लेट जाओ। वैसे भी शाम को अहमदाबाद की जो ठंडी शाम है वो बहुत ठंडक वाली हो जाती है। वो कहता है वाह ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। टेरेस पर लेट करके बढ़िया पटेल की जो आइसक्रीम है उसको खाता खाता जो गप्पे मारने की हमें मज़ा मिलेगी वो कहीं मिलने वाली नहीं है, भले पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाओ। समझ गए ना बाकी बापू, मेरी जो सलाह है ना वो अच्छे से समझ गए ना। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिल रहा है कि लोग आजकल यही सीखने मिलता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो घूमने के नाम पर जाते हैं लेकिन सिर्फ दिखावे में रह जाते हैं, घूमने की बजाय वो वहाँ पे लोकल चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि फालतू जगहों पे जा कर के खाने पीना खाने की बजाय अगर आप अपने घर पे वो चीज़ें खा दो तो क्या बुरा है। तो इस तरीके से यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है कि सूरज हर जगह एक ही है, बस दुनिया पागल है जो उसे देखने के लिए जाती है। पर ऐसे बहुत रेयर लोग मिलेंगे आपको जो एक्चुअल में उस लुत्फ को उठाने जाते हैं। अब देख लेते हैं मीनिंग्स। टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, झरनू मतलब जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं वो कहा जाएगा। हम्बग मीन्स बिल्कुल गलत। प्रतिज्ञा मीन्स आप प्रतिज्ञा लेना, प्रतिज्ञा करता हूँ वाला। झंझट मीन्स किसी भी तरीके की माथाकूट नहीं होना। हार्ड मारी मतलब मुश्किल पैदा कर दे ऐसा। पट्ठा मीन्स पहलवान। प्रतिज्ञा यानी संकल्प करना। बबाल मीन्स मुसीबत आफत का आना। तो ये था आपका चैप्टर सूरज तो बधेज सर को। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।